नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आज फिर आपके बीच में हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सीरीज़ लेके आने वाला हूं, जिस सीरीज़ को मैंने डिफेंडर सीरीज़ नाम दिया है, जो कि 15 से 20 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज रहने वाली है। ये हमारी जैसे ही सीरीज समाप्त हो जाएगी, इसके बाद में हम कोई दूसरी सीरीज को लॉन्च करेंगे, दूसरी सीरीज हम लाएंगे आपके सामने, उसमें भी हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट रहने वाले होंगे। यदि हम लोग देखें तो आज हम आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हैं। इसमें कुछ प्रश्न हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें हमने आपको शामिल किए हुए हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपना प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये उपयोगी साबित हो और आपके लिए भी ये उपयोगी साबित हो। हम बिना देर किए हुए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? पहला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है त्यागपत्र, दूसरा ऑप्शन है तितली, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चौथा ऑप्शन है नूतन ब्रह्मचारी। आप सभी लोग इसका उत्तर करें और देखें कि इसका क्या उत्तर सही होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो इसका उत्तर जो सही होगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो यदि आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा परीक्षा गुरु। अगर हम बात करें कि ये परीक्षा गुरु जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया है लाला श्री निवास जी द्वारा। लाला श्री निवास जी द्वारा ये रचित परीक्षा गुरु उपन्यास है। अगर पूछा जाए कि ये इसका जो प्रकाशन होता है वो कब हुआ, तो हम देखें तो उसका प्रकाशन हुआ है 25 नवंबर 1882 को। 25 नवंबर 1882 में इसका प्रकाशन होता है। अगर आपसे एक और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है इसको मानने वाले कवि कौन है, किसने माना है कि ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो मानने वाले हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिन्होंने इसको परीक्षा गुरु जो हमारा उपन्यास है इसको माना है कि ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो अन्य ऑप्शन है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा त्यागपत्र उपन्यास है ये किसके द्वारा रचित है, तो ये रचित है जैनेन्द्र जी के द्वारा। ठीक है। अगर हम देखें तो तितली उपन्यास आपने देखा होगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया और ये बहुत ही फेमस उपन्यास है। ये किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके द्वारा रचित है ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। ठीक है। इसके आगे देखें इसमें अगला हमारा जो ऑप्शन है चौथा, ये नूतन ब्रह्मचारी, ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है, तो ये है बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा ये रचित आपका उपन्यास है। तो पहला हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसमें आपको जानकारी जो दी गई हैं या हम लोग देखें तो ये जानकारियां जो विभिन्न एग्जामों में कई तरीके से इसमें प्रश्न बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, यानी आदर जो शब्द है इससे हमारा विशेषण क्या बनेगा। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये पूछा जा रहा है जो आदर शब्द है इससे इनमें से कौन सा शब्द विशेषण बनेगा, तो देखें पहला लिखा गया है आदरकारी, दूसरा लिखा गया है आदरपूर्वक, तीसरा लिखा गया आदरणीय, चौथा लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें तो आदर से जो हमारा शब्द विशेषण बनता है वो होता है आदरणीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, आदरणीय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा गया है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है।
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई है कि अगर देखें तो रेखांकित शब्द यहाँ पे बुढ़ापा, बुढ़ापा के लिए पूछा जा रहा है कि जो ये लिखा भी गया है कि रेखांकित शब्द जो बुढ़ापा है उसमें कौन सी संज्ञा होनी चाहिए, यानी बुढ़ापा जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है। अगर हम देखें तो बुढ़ापा हमारा जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा शब्द। अगर हम देखें तो बुढ़ापा जो शब्द है वो किससे बना है? तो बूढ़ा से बना है। किससे बना है? बूढ़ा से। और जो बूढ़ा हमारा शब्द होता है ये होता है जातिवाचक संज्ञा शब्द। कैसा होता है? जातिवाचक संज्ञा शब्द। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? अगर आप देखें पहला लिखा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये किसी व्यक्ति वस्तु के पर्टिकुलर नाम को दर्शाता है। अगर दूसरा देखें जातिवाचक, किसी के जाति समूह पूरा बोध कराता है। और लिखा गया भाववाचक संज्ञा, किसी के अगर आप देखें तो भावों को दर्शाता है। समूहवाचक पूरे समूह को दर्शाता है। तो अगर हम देखें जो राज्यपाल शब्द है ये एक पूरी जाति को दर्शाने वाला शब्द है। तो लल्ला इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। आगे हम देखें तो राज्यपाल में हमारा जो संज्ञा शब्द है वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है हमारे सामने संयुक्त क्रिया और चौथा ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है अर्थात कर्ता पर पड़ता है तो वो हमारी क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वो हमारी कौन सी होती है? इसमें अगर हम देखें यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म पर नहीं पड़ता है अर्थात कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। और जिसमें जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर हमारा ए। और अगला प्रश्न है हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना एक क्रिया है और ये कैसी क्रिया है, कौन सी क्रिया है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, तीसरा ऑप्शन है अनुकरणात्मक क्रिया, चौथा ऑप्शन है नाम धातु क्रिया। अगर हम देखें तो हथियाना ये कहीं ना कहीं संज्ञा से बनी हुई क्रिया है, शब्द है संज्ञा से बनी हुई क्रिया है। तो जब भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रियाएं बनती हैं तो हमारी क्रिया होती है नाम धातु क्रिया। वहां पे कौन सी क्रिया होती है? नाम धातु क्रिया होती है। यदि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्रिया चैप्टर को तो आपको पता होगा कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं कौन सी होती हैं? नाम धातु क्रिया होती है। अगर हम देखें प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पे क्या होता है? दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता होता है, एक प्रेरित कर्ता होता है और यहाँ पे प्रेरणा देकर के किसी दूसरे से कार्य कराया जाता है। संयुक्त क्रिया यहाँ पे दो धातुएं मिलकर के या दो धातुएं साथ में आकर के जब एक साथ आकर के संयुक्त रूप से वो क्रिया की तरह कार्य करने लगती हैं तो वो संयुक्त क्रिया होती हैं। और अनुकरणात्मक क्रिया की बात करें तो ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अरण्य, अरण्य का मतलब क्या होता है? अरण्य का मतलब देखें, अरण्य का मतलब होता है जंगल, जंगल या हम यूं कहें वन, यानी कि अरण्य के ही पर्यायवाची होते हैं जंगल, वन, विपिन, विपिन भी बोलते हैं, कानन भी बोलते हैं, कांतार भी बोलते हैं। तो इन चार ऑप्शन में अगर आप देखें तो अरण्य का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? कांतार होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? बी, कांतार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। लिखा गया है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द क्या है? जिसे
इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहला है अतीन्द्रिय, दूसरा है इंद्रिय, तीसरा है इंद्रिय शेष और चौथा ऑप्शन है इंद्रजीत। तो अगर हम देखें जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके वो हमारा अतीन्द्रिय होता है, जिसे हम इंद्रियां कितनी होती हैं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं और उन इंद्रियों से जिसको हम अनुभव ना कर पाए वही होता है अतीन्द्रिय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न लिखा गया है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। यानी कि ये अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द चैप्टर से ये प्रश्न पूछा गया है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया जाए उसे क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है प्रत्युक्त, दूसरा है विव्रति, तीसरा है प्रत्युत्तर, चौथा है प्रत्युच्चार। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर होगा प्रत्युक्त। प्रत्युक्त क्या होता है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो वही होता है हमारा प्रत्युक्त। बिल्कुल ऐसे ही आप प्रश्नों को रट लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। यानी कि नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है तीखा होना, दूसरा ऑप्शन है बढ़ा चढ़ा कर कहना, तीसरा ऑप्शन है मसाला लगाना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर हम देखें तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या सही होना चाहिए, इस मुहावरे के लिए हमारा उत्तर क्या सही होना चाहिए। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना यानी कि तीखा होना, ऐसा तो इसका उत्तर नहीं होने वाला है। दूसरा लिखा गया है बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है, तो हमारा यही उत्तर इसका सही होगा, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। यदि हम देखें तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। छंद आमतौर पे हमारे 3 प्रकार के हमको छंद पढ़ने को मिलते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। उनमें से ये पूछा जा रहा है कि जो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमको कहाँ से देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही प्यारा प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पूछा जा रहा है आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये प्रश्न है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है। यदि हम देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, उषा प्रियंवदा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है। पूछा जा रहा है कि भ्रमर गीत की रचना किसने की। तो अगर हम देखें पहला ऑप्शन है सूरदास, घनानंद, विद्यापति, शिव सिंह, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा सूरदास। पहला ही इसका उत्तर सही होगा, भ्रमर गीत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो ये तो हमको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, जो कि वर्ष 1946 में, अगर हम देखें वर्ष 1946 में इसका प्रकाशन वर्ष है, प्रकाशित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लिखा गया निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आपने पढ़ा होगा। तो तत्सम जो संस्कृत के हूबहू या ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम होते हैं, और जो उनसे परिवर्तित होकर के शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे लिखा गया तद्भव शब्द कौन सा है, हमको वो देखना है। तो अश्रु लिखा गया है, तो अश्रु तो खुद भाई तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अगर देखें तो क्या होता है, आंसू होता है। अगर हम देखें तो माथा, माथा हमारा तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, मस्तक होता है। क्या होता है, मस्तक होता है। अगर ग्राम की बात करें तो ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, गांव होता है। एक हमारे पास में और ऑप्शन है सूर्य। सूर्य हमारा तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव अगर देखें तो सूरज होता है, सूरज होता है। इसी से परिवर्तित होकर के सूरज बोलने लग गए हैं। तो अगर हम देख रहे हैं, अगर आप इसका राइट उत्तर देना चाहेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप देखें
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा माथा। क्या होगा? माथा। इसका यही उत्तर सही होगा। यानी ये 4 ऑप्शन में से माथा जो शब्द है यही तद्भव शब्द है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। तो ये हमारे प्रश्नों की कुछ प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सेट हम आपको कराया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे सभी साथियों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करेंगे, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, हम आपको वादा करते हैं कि और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जितना भी हम कर सकते हैं आपके लिए, जितना कंटेंट बेहतरीन दे सकते हैं, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।